आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष एक ऐसा जजमेंट रखेंगे जिसमें यह स्पष्ट कह दिया गया है कि पति को पूर्ण अधिकार है अपनी पत्नी की इनकम जानने का। पति ने पूरी ईमानदारी से पत्नी की इनकम को जानने का प्रयास किया लेकिन वो इसमें सफल नहीं हुआ, तो ऐसे में कोर्ट उसकी मदद करेगी और कोर्ट अब पत्नी की इनकम को पति के लिए दिलवाएगी। क्योंकि पत्नी जब पति के विरुद्ध मेंटेनेंस का केस करती है या फिर एलिमनी मांगती है, अन्य एक्सपेंसेस मांगती है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी की इनकम जानना भी जरूरी होता है, तभी जाके निष्पक्ष आदेश हो सकता है। इस कारण से कोर्ट ने कहा कि पति को यह अधिकार है कि वो अपनी पत्नी की इनकम को जानने का प्रयास करे। अगर उसमें असफल होता है, सफलता नहीं मिलती है, तो इसमें अब कोर्ट उसका सहयोग करेगी और कोर्ट पति को पत्नी की इनकम दिलाएगी। दरअसल यहां पर पत्नी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रही थी, जॉब कर रही थी, और पति वहां पर आरटीआई लगाता है, पर पति को आरटीआई का जवाब नहीं दिया जाता। यह कहा जाता है कि पत्नी ने अपनी इनकम बताने से इनकार कर दिया, इसलिए हम नहीं दे सकते। कई बार देखने को मिलता है जो प्राइवेट संस्थान होती हैं वहां से या तो जवाब नहीं आता या फिर जवाब में वो ये लिख देते हैं हम आरटीआई के दायरे में नहीं आते, या फिर वहां से ये लिख के आता है कि जो हमारा एम्प्लॉयड है उसने मना कर दिया है कि मेरी परमिशन के बिना आप कोई भी जानकारी किसी को नहीं दोगे, तो हम आपको जानकारी उपलब्ध नहीं करा सकते। कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा कि सरकारी डिपार्टमेंट भी इस तरीके की आरटीआई में लिख के देते हैं कि जो एम्प्लॉयड है उसने जानकारी देने से इनकार कर दिया। अभी कुछ समय पहले ही एक जजमेंट आया जिसमें यह कहा गया है कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आरटीआई की जानकारी नहीं मांग सकते, लेकिन यहां पर कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का हवाला दे दिया जिसमें कहा गया है कि निष्पक्ष आदेश करने के लिए दोनों पक्षों की आय और संपत्तियों का जानकारी होना और साथ में उनके एक्सपेंसेस की जानकारी होना आवश्यक होता है। इस कारण से अगर आपको आपके जीवन साथी की कहीं से भी, चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो चाहे वो सरकारी संस्थान हो, अगर वो वहां से आरटीआई के माध्यम से उसकी इनकम जानना चाहते हैं और वो नहीं दे रहे हैं, तो अब आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट अब आपको दिलवाएगी। चलिए चलते हैं इस जजमेंट की तरफ और आपको डिटेल में बताते हैं। जय जनेन्द्र हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल जजमेंट आता है राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से, लेटेस्ट जजमेंट है और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई। इसमें यह कहा गया कि पति भरण पोषण के दावे का विरोध करने के लिए पत्नी के रोजगार और आय से जुड़े दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, और जब वो इनको लेने में असफल हो जाए, अब लेगा कैसे, एक ही उसके पास माध्यम है, आरटीआई लगाए। आरटीआई में अगर वो संस्थान देने से इनकार कर दे तो फिर वो अदालत के माध्यम से मंगा सकता है। अब कैसे मंगाएगा, तो आप सब जानते हैं कि अदालत में पहले सीआरपीसी की धारा 91 का प्रयोग किया जाता था, अब बीएनएसएस की धारा 94 का प्रयोग किया जाता है और इस धारा के अंतर्गत आपको न्यायालय में एक आवेदन प्रस्तुत करना पड़ता है। एक मामला ऐसा भी इसके पहले देखने को मिला था जहां पर अब पति अपनी पत्नी का कॉल डिटेल्स बुलवाना चाहता था, इस कारण से कि उसे शंका था, शक था कि उसकी पत्नी किसी के साथ अडल्ट्री में है, तो ट्रायल कोर्ट ने देने से मना कर दिया। वो पहुंचा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी यही कहा था कि अगर पति को शक है तो फिर उसे उसकी पत्नी की कॉल डिटेल्स मिलना चाहिए, और जो उसने सेक्शन प्रयोग किया है बीएनएसएस 94 का, इसके अंतर्गत कॉल डिटेल्स मिलनी चाहिए। तो वहां पर पति को कॉल डिटेल्स भी कोर्ट ने दिलवाई थी, और यहां पर इस मामले में इसी बीएनएसएस के सेक्शन ने पति को अधिकार दे दिया है कि उसे उसकी पत्नी की रोजगार का, आय का सबूत भी मिल जाए, यानी कि कितनी सैलरी है इसका प्रमाण मिल जाए, किस पद पर है इसका प्रमाण मिल जाए, कितना उसका प्रोविडेंट फंड कटता है इसका प्रमाण मिल जाए, ताकि स्पष्ट हो सके कि पत्नी कितना कमाती है। दरअसल इस मामले में यह देखने को मिलता है कि पत्नी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स के रूप में कार्य कर रही थी, और पति का कहना है कि वो अच्छी खासी उसकी सैलरी है, अच्छा खासा कमा रही है, और वो अदालत के सामने अपनी इनकम को साबित नहीं कर रही है, उसके प्रमाण नहीं दे रही है, और इसी वजह से पति चाहता था कि उसे न्यायालय के माध्यम से पत्नी की इनकम का, पत्नी की आय का, पत्नी की सैलरी का प्रमाण न्यायालय के समक्ष आ जाए, न्यायालय से बुलवा ले, क्योंकि वो तो दे नहीं रहे। क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि यहां पर जो पत्नी थी, पत्नी ने यह कह दिया था कि
जब तक मैं ना कहूं मेरी परमिशन के बिना किसी को भी, चाहे वो मेरा पति या कोई हो, कोई जानकारी मेरे बारे में ना दी जाए। तो अस्पताल ने मना कर दिया, प्राइवेट अस्पताल ने मना कर दिया, भाई पत्नी ने मना किया है इसलिए हम आपकी पत्नी की कोई भी डिटेल आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। कई बार लिखा था राइट टू प्राइवेसी के कारण कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन ऐसे कई जजमेंट है, इसके पहले भी आ चुके, जिसमें कहा गया है कि भरण पोषण के मामले में निष्पक्ष आदेश करने के लिए दोनों पक्षों की आय, व्यय और साथ में उनकी संपत्तियां और देनदारियों की जानकारी होना जरूरी होता है न्यायालय को, तभी जाके स्पष्ट और साफ सुथरा आदेश हो सकता है। क्योंकि न्यायालय के पास जो जानकारी होगी उसी के आधार पर तो न्यायालय देगी। अब पत्नी कमा रही है, अब पति नहीं ला पा रहा है, और पत्नी कह रही मैं तो बेरोजगार हूं, या फिर मैं 10,000 कमा रही हूं, कमा रही 50,000, तो अब कोर्ट ऐसे में क्या करे? कोर्ट 10,000 ही मान के चलेगी, क्योंकि यहाँ कोर्ट कह रही इस मामले में जब पति ने BNSS के 94 सेक्शन के अंतर्गत जब आवेदन प्रस्तुत किया, तो कोर्ट ने यहाँ पे कह दिया कि पत्नी की नौकरी की आय से संबंधित दस्तावेज मांगने का अनुरोध जो कर रहे हैं आप, उसे ट्रायल कोर्ट ने इस कारण से इस आवेदन को खारिज कर दिया कि भैया ये जिम्मेदारी पति की है, वो लेके आए। अब पति कैसे लेके आए? उसने तो RTI लगाई, एक ही उसके पास अधिकार है कि RTI लिखो, उसमें मिल गई तो लो, वरना नहीं। दूसरी बात, मान लो पति कोई सेटिंग करे, कुछ करे और 2 नंबर में डॉक्यूमेंट से बुला ले फोटोकॉपी, तो कोर्ट फोटोकॉपी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो फिर कैसे आए बैंक डिटेल्स, कैसे आए उसकी जॉब की जानकारी कि भाई उसकी सैलरी कितनी है, कैसे आए? ऑथेंटिक दस्तावेज तो चाहिए, कोर्ट तो फोटोकॉपी भी नहीं मांगती। और 2 नंबर में किसी तरीके से लेना, ये भी एक अपराध है, ये भी एक अपराध है। जो दे रहा वो भी फंसेगा, लेने वाला ही फंसेगा, ये भी एक अपराध है। तो इसमें यह कहा गया कोर्ट की तरफ से कि पति ने ईमानदारी से जानकारी जुटाने का प्रयास किया था, और ईमानदारी से ही जुटाना चाहिए। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जब भी आप RTI लगाते हो तो RTI का फॉर्म भरो, और फॉर्म में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखो। नंबर 1, RTI के जब फॉर्म भरते हो तो उसमें पहली बात याद रखो कि आप अपनी पत्नी का नाम लिखें और उसके सामने श्रीमती अवश्य लिखें। हो सकता है कि वहां जॉब कर रही वो अनमेरिड बता रही हो, तो हाँ तो श्रीमती नहीं लिखा होगा, वहां तो मिस लिखा होगा। अब आपको मिसेज बताना है तो आपको वहां पर मिसेज लिखना है, श्रीमती। फिर उसके नाम के साथ साथ उसका सरनेम लिखना है, यहां का मायके का, अगर अलग अलग है तो। क्योंकि कई कास्ट में ऐसा होता है या इंटरकास्ट की शादियों में ऐसा होता है कि सरनेम अलग अलग होते हैं, तो आपको दोनों सरनेम लिखने हैं। हो सकता है कि वहां पर उसने ससुराल का सरनेम ना बताया हो, मायके के सरनेम पे जॉब ली हो, तो दोनों सरनेम लिखने हैं। फिर उसके बाद में आपको किसकी पत्नी है, पति का नाम लिखना, उसका सरनेम लिखना। फिर किसकी बेटी है, हो सकता है कि अनमेरिड बताया हो तो वहां पति का नाम तो होगा नहीं, तो किसकी पुत्री है तो उसके फादर का नाम लिखना है और उसका सरनेम लिखना है। ऐसे तीनों नाम आपको एक लाइन से लिखना है ताकि उन्हें स्पष्ट हो जाए कि मांगने वाला व्यक्ति वास्तविकता में इसका पति है, कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात और जुड़ी हुई है कि जब भी आप मांगे तो वहां पर नीचे RTI के फॉर्म में नोट करके लिख दें कि मेरा फला फला कोर्ट में फला फला सेक्शन के अंतर्गत पत्नी के द्वारा दायर किया भरण पोषण का या एलिमनी के लिए केस है, मुझे उस केस में इस जानकारी की आवश्यकता है, ताकि उन्हें स्पष्ट हो जाए कि आप क्यों मांग रहे हैं। भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि उस संस्थान में, उस कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रहा हो तो भाई दस्तावेज बाहर ना जाए, तो कहीं ऐसा तो नहीं उनको डर है कि कहीं फंसा तो नहीं रहा कोई व्यक्ति। तो ये भी स्पष्ट हो जाए उनको कि व्यक्ति क्यों मांग रहा, किस कारण से मांग रहा। तो दो बातें स्पष्ट, 3 बातें स्पष्ट करना चाहिए कि भाई ये मेरी पत्नी है और ये किसकी बेटी है और इसका सरनेम क्या है, मायके का और ससुराल का, और इसके अलावा मुझे किस कारण से इसकी आवश्यकता है। और ये जो RTI का फॉर्म भरेंगे, इसको भरने के बाद इसकी फोटोकॉपी कर ले, और जब आपको ना मिले इसकी जानकारी, मेरे हिसाब से इसके साथ में आपको कुछ जजमेंट भी लगा के भेजना चाहिए कि देखो इसमें लिखा हुआ है आपको देना है, और नहीं देते तो कंटेप्ट ऑफ कोर्ट की आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, या आप जजमेंट साथ में लगा दीजिए और उसको भेज दीजिए, बाय पोस्ट भेजिए, ज़्यादा बेहतर है। और ये जो आपने फॉर्म भरा है, इस फॉर्म की फोटोकॉपी करके रख लीजिए और न्यायालय को दिखाइए, हुजूर देखिए मैंने ऑथेंटिक तरीके से, सही तरीके से मांगा और ये जवाब आया।
तो अब आप मुझे दिलवाइए। तो फिर आपको वहां पर BNSS की धारा 94 का आवेदन प्रस्तुत करना है, जो पहले CRPC की धारा 91 का होता था। इसे प्रस्तुत करना है, इसके अंतर्गत अब आपको मिल जाएगा। क्योंकि इसमें एक और बड़ी बात कही गई है इस हाई कोर्ट की तरफ से, राजस्थान हाई कोर्ट ने इस मामले में यह भी कहा है कि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि रजनीश वर्सेस नेहा के जजमेंट जो कि 2020 में आया था, इस फैसले में यह कहा गया है कि भरण पोषण के मामले में दोनों पक्षों को अपनी आय, संपत्ति, देनदारियां का पूरा खुलासा करना होगा और सही खुलासा करना होगा, और यह सही खुलासा करना अनिवार्य है। तभी जाके आय से जुड़े मामले में निष्पक्ष निर्णय लिए जा सकते हैं। कोर्ट खुद इस बात को मान रही कि जब दोनों पक्षों के पूरी जानकारी नहीं आएगी तब तक कैसे निष्पक्ष निर्णय हो सकता है। निष्पक्ष निर्णय तभी होगा जब दोनों पक्षों की सही और पूरी जानकारी होगी, अन्यथा सीधे तौर पर मामले में गलत आदेश हो सकता है। तो ये राजस्थान हाईकोर्ट की जजमेंट तरफ से जजमेंट आया है, लेटेस्ट जजमेंट है। अभी इसका जजमेंट मेरे पास आने वाला है, जैसे ही आएगा हम आपको इसका जजमेंट क्रमांक भी उपलब्ध करा देंगे। तो आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में इतना ही। मैं मुकेश जैन,